दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। दोस्तों, आज की यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, एक राजा का बेटा प्रताप, मंत्री का बेटा विक्रम और कोतवाल का बेटा आनंद, तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे अक्सर अपना वक्त एक साथ गुजारते थे। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त एक कमरे में शतरंज खेल रहे थे। खेल बहुत ही दिलचस्प चल रहा था कि अचानक से एक मोहरा गुम हो गया। सारे कमरे की तलाशी ली गई, एक एक चीज को उलट कर देखा गया, मगर शतरंज का मोहरा नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है कि मोहरा उन तीनों में से किसी एक के पास था, मगर तीनों इस बात से इनकार करते रहे। वे एक दूसरे की तलाशी लेने को भी तैयार नहीं थे। अब एक दोस्त ने कहा कि मोहरा गुम हुआ है, अगर कमरे में नहीं है तो कहां गया। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि नगर के कोतवाल यानी कि आनंद के पिता से इस बात की खोज करवाई जाए। जब वे तीनों कोतवाल के पास पहुंचे तो कहने लगे कि हम तीनों शतरंज खेल रहे और हमारा एक मोहरा गुम हो गया। सारा कमरा छान मारा मगर मोहरा नहीं मिला। अब यह तो पक्की बात है कि मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि मोहरा किसके पास है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिसके पास भी मोहरा हो उसका नाम ना लिया जाए, क्योंकि इससे उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कोतवाल ने जब सारा माजरा सुना तो यह सलाह दी कि बेहतर यही होगा कि जिसके पास भी मोहरा है वह दे दे। तीनों एक साथ बोले कि नहीं। कोतवाल ने जान लिया कि इस बात का फैसला करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसने समय ने होने का बहाना बनाया और मंत्री के पास जाने को कहा। अब वे तीनों मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री के पास जाकर इन तीनों ने अपना किस्सा मंत्री को सुनाया। मंत्री समझ गया कि यह मामला बड़ा ही पेचीदा है, इसलिए उसने उन्हें राजा के पास जाने की सलाह दी और कहा कि यह उनके अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। वे तीनों राजमहल पहुंचे और महाराज के पास जाकर अपनी सारी बात बताई। अब वे तीनों दोस्त राजा के दरबार में पहुंचे और मोहरे वाली बात राजा को सुनाई। उनकी बात सुनकर के राजा ने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है। तुम में से जिसने भी मोहरा लिया है वह सामने रख दे। मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं। उन तीनों ने कोई भी यह बताने को तैयार नहीं था कि मोहरा किसके पास है। अब राजा ने अपने न्यायाधीश को बुलाया और इसका फैसला करने के लिए कहा। यह सुनकर न्यायाधीश चिंता में पड़ गए। उसी समय उसकी बेटी कमरे में दाखिल हुई। अपने पिता को परेशान देख करके उसने पूछा कि पिताजी, किस बात की उलझन है? आप बड़े ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं। न्यायाधीश ने सारा माजरा उसे सुनाया। न्यायाधीश की बेटी, जिसका नाम लता था, कहने लगी, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उनकी इस समस्या का हल कर दूंगी। न्यायाधीश कहने लगे, नहीं बेटी, तुम नहीं जानती, उनका मामला बड़ा ही पेचीदा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि महाराज ने उन तीनों को मेरे पास भेजा है। उस न्यायाधीश की बेटी लता कहने लगी, पिताजी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे सामने वे तीनों नौजवान टिक नहीं पाएंगे। मैं उनका फैसला भी कर दूंगी और उनको अच्छा सबक भी सिखा दूंगी। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना, वे तीनों कोई साधारण लड़के नहीं हैं। सारा राज दरबार उनके आगे सर झुकाता है और बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखल ना दो। मैं खुद ही कोई तरकीब सोचकर सारा मसला हल कर दूंगा। बेटी ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहें, पिताजी मैं बहुत ही सोच समझ कर फैसला सुनाऊंगा। अब न्यायाधीश ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और कहा कि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरा बेटा देगा। इसके बाद एक नौजवान कमरे में आया। असल में वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि न्यायाधीश की बेटी लता थी, जो पुरुष की पोशाक में अपना रूप बदल कर वहां आई थी।
उसके आते ही तीनों दोस्त उसे गौर से देखने लगे। आनंद ने कहा कि यह लड़के के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की है। दूसरे ने कहा यह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान है। उनकी बातें सुनकर लता ने कहा कि आप तीनों ठीक कह रहे हैं, मैं लता हूं। यह कहकर वह दूसरे कमरे में गई और पुरुष का भेष उतारकर अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। उसके काले लंबे घने बालों और खूबसूरती को देखकर तीनों दोस्त थके थके से रह गए। वह लड़की मानो कोई अप्सरा सी दिखती थी। उसे देख करके तीनों सुध-बुध खो बैठे। आगे लता ने कहा कि आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। इससे पता चलता है कि आप तीनों बड़े ही अक्लमंद हैं। आप तीनों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। मुझे बताइए कि उलझन क्या है। महाराज के बेटे प्रताप ने अपना होश संभालते हुए कहा, सुनिए खूबसूरत राजकुमारी, हम तीनों दोस्त कमरे में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। हमारा एक मोहरा नहीं मिला और वह मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है। अब आप बताइए कि वह मोहरा किसके पास है। गलत लड़के का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि इससे उसकी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। लता ने कहा कि अगर वह मोहरा आप में से किसी के पास है तो वह खुद ही उसे वापस कर दे, इसमें रुकावट क्या है। उन्होंने कहा कि हम में से कोई नहीं बता रहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए। उनकी बातें सुनने के बाद में वह बोली कि इसका फैसला मैं कर सकती हूं कि मोहरा किसके पास है, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूं। आप उसे गौर से सुन लें। यह बिल्कुल सच्ची कहानी है। आज से कई वर्ष पहले की बात है। गंगा किनारे एक बहुत खूबसूरत शहर था। उस शहर के पास गांव में दो दोस्त रहते थे। एक नगर के सेठ का बेटा राजू और दूसरा सरपंच का बेटा मनोहर। दोनों दोस्तों में बचपन से ही बड़ा ही प्यार था। दोनों बचपन से एक साथ ही खेले और एक साथ ही वे दोनों जवान हुए। वे दोनों दोस्त जब तक एक दूसरे को ना देख लें उन्हें चैन नहीं आता था। दोनों दोस्त बहुत ही शरीफ, बहादुर और जाबाज थे। दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था। अब राजू अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाता, साथ ही साथ उसे चित्रकारी करने का भी बड़ा शौक था। दूसरा अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी का काम करता। अब वहां गर्मी के दिनों में गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा मेला लगता था, जिसमें आसपास के शहरों नगरों से लोग आते थे। इसके अलावा बहुत से व्यापारी वहां पर अपना माल बेचने आते थे। साधु सन्यासियों की वहां खूब भीड़ रहती थी। लोग गंगा में स्नान करते, साधु सन्यासियों के दर्शन करते और मेले का मजा उठाते थे। मेले में व्यापारियों की दुकानों के अलावा करतब दिखाने वाले भी आते थे। यहां तक कि ठग और चोर भी इस मेले में पहुंचते थे। छोटे बच्चों से लेकर औरत और मर्द सभी इस मेले में आते थे। बड़े बड़े तलवारबाज और तीरंदाज दूर दूर से आकर वहां पर अपना जौहर दिखाते थे। रात के समय पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता था। तरह तरह के खेल तमाशा दिखाने वाले अपने हैरत अंजेब कारनामे दिखाकर लोगों का दिल जीत लेते थे। लोग इस मेले में शामिल होते। अब राजू का पिता भी हर साल मेले में अपनी दुकान सजाता था और अपना माल बेचता था। दोनों दोस्त राजू और मनोहर भी हर साल मेला घूमने और मजा उठाते थे। एक दिन राजू का पिता बीमार हो गया और उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि इस साल राजू दुकान पर बैठे। अब राजू दुकान पर बैठता, इसलिए वे दोनों एक साथ मेला नहीं देख सके और मनोहर अकेला ही घूमता रहा। फिर घूम फिरकर वह अपने दोस्त की दुकान पर आ जाता। एक शाम की बात है, मनोहर घूम फिरकर मेले से वापस आया तो बेहद ही परेशान और चिंतित था। राजू ने पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या परेशानी है? मनोहर बोला कि उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को मेले में देखा है। देखते ही वह उसकी सुंदरता का कायल हो गया।
और अब उसके बिना जिंदा रहना उसके लिए नामुमकिन है। उसकी हालत जानने के बाद राजू ने दुकान बंद कर दी और मनोहर को साथ में लेकर के उस लड़की को मेले में खोजने लगा। दोनों ने मेला खत्म होने तक हर जगह लड़की को तलाश किया, मगर उन्हें वह लड़की कहीं नजर नहीं आई। लाचार होकर दोनों दोस्त वापस लौट आए। अगले दिन फिर से उस सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े, मगर मायूसी के सिवा उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और वह दिन भी आ गया जब मेला खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। राजू ने मनोहर को तसल्ली देते हुए कहा कि वह लड़की का हुलिया बताए। मनोहर उसका हुलिया बताने लगा और राजू उस लड़की की तस्वीर बनाने लगा, क्योंकि राजू चित्रकारी में माहिर था। उस लड़की की तस्वीर बनाता रहा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो मनोहर बोला कि यह उस लड़की की तस्वीर है। राजू ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वह इस लड़की का पता नहीं लगा लेगा वह चैन से नहीं बैठेगा, और मनोहर को उम्मीद न छोड़ने और उसके सफल होकर लौटने तक इंतजार करने को कहा। दोनों दोस्त एक दूसरे से अलविदा हुए। अगले दिन राजू ने अपने घर से विदा ली और गांव गांव बस्ती बस्ती उस सुंदर लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसने जहां उस लड़की के मिलने की उम्मीद थी, भूख प्यास थका हारा वह लड़की की तलाश में भटकता रहा, मगर लड़की का कुछ पता नहीं चला। राजू के बूढ़े माँ बाप और उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह अपने प्यारे दोस्त से किए वादे को निभाना चाहता था। उसने दूर और नजदीक की कोई भी बस्ती, गांव या शहर नहीं छोड़ा जहां उस लड़की को ना ढूंढा हो, मगर सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी वह पूरी लगन के साथ उस लड़की को ढूंढता रहा। भटकते भटकते उसे पूरा 1 वर्ष बीत चुका था और अब अगला मेला भी आ गया। अब राजू जब घर पर आया तो उसे पता चला कि उसका दोस्त मनोहर बहुत ही बीमार है और कमजोर हो चुका है। वह हमेशा उस लड़की को याद करता है। तो राजू मेले में पहुंचा। पूरे 10 दिन तक मेले में उस लड़की को तलाशता रहा, मगर उसे सफलता नहीं मिली। अब मेला भी खत्म हो गया। इस दौरान राजू के माँ बाप उसके लिए बड़े ही चिंतित रहने लगे और फिर आखिर समझा बुझाकर राजू को घर वापस ले आए। राजू के घर वालों ने उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा दी, ताकि शादी के झंझट में पड़कर वह सही रास्ते पर आ जाए। अब इधर जब शादी की पहली रात राजू अपने कमरे में गया और दुल्हन का घूंघट उठाया तो वह एकदम से पीछे हट गया। उसका चेहरा देख करके राजू की हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने अपनी दुल्हन के रूप में उस लड़की को पाया जिसे वह कई दिनों से तलाश रहा था। यह सब देख करके राजू की पत्नी बोली कि आप मुझे देखते ही परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजू ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस लड़की से पूछा कि अप्सराओं की तरह सुंदर दिखने वाली, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? दुल्हन कहने लगी, आप तो मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपका हर आदेश मानूंगी। राजू ने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी और मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस बात पर दुल्हन बोली कि मैं इतनी निर्भय नहीं हूं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। राजू ने मनोहर की सारी प्रेम कहानी अपनी दुल्हन को सुना दी कि किस तरह वह उसके प्रेम में पड़कर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। फिर मनोहर से किए हुए अपने वादे का भी जिक्र किया और मनोहर की खराब तबीयत के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं, तुम मनोहर से शादी कर लो, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। दुल्हन ने कहा कि मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। राजू बोला कि तुम अभी मनोहर के घर चली जाओ। राजू ने उसे मनोहर के घर का पता बताया और उसी रात दुल्हन अकेली ही मनोहर के घर की तरफ रवाना हो गई। मनोहर पास के ही गांव में रहता था। दुल्हन रात के समय में ही सफर करती रही। रास्ते में एक जगह वह एक सुनसान स्थान से गुजर रही थी
कि तभी दो राहगीर अचानक उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने लड़की को ललकारा तो लड़की रुक गई। फिर जब नजदीक पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर लड़की कीमती कपड़े और जेवरात पहने इतनी रात को अकेले सफर कर रही है। वह उस लड़की को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। लड़की ने इस पर किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाई। डाकुओं के सरदार ने देखा कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। वह बोला कि सुंदरी, तुम्हारे कपड़ों से मालूम होता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ऐसी हालत में अकेले सफर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आखिर किस कारण से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? लड़की कहने लगी कि मैं एक बहुत ही जरूरी काम से जा रही हूं, जिससे मैं अभी नहीं बता सकती। अगर आप आज्ञा दें तो मैं वह जरूरी काम पूरा करके आपके पास वापस आ जाऊंगा। वो डाकुओं का सरदार बोला कि मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली कि घर में आया हुआ शिकार यूं ही हाथ से जाने दो। लड़की ने कहा कि आप बेशक ठीक कहते हैं, मगर मैं वचन देती हूं कि कल शाम से पहले मैं इससे भी ज्यादा कीमती जेवरत और नकदी और कपड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं डर के मारे यह बात नहीं कर रही। अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेले सफर ना करती। लुटेरों का सरदार लड़की की दिलेरी से बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा कि चलो तुम्हारी यह बात भी मान लेते हैं। सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि इसे इसकी मंजिल तक छोड़ाओ। उस दुल्हन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं वहां अकेली ही जाऊंगी और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। अब दुल्हन वहां से चलकर सीधे मनोहर के घर पर पहुंची और मनोहर से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। मनोहर ने जब उस खूबसूरत लड़की को देखा कि उसके सामने उसके सपनों की राजकुमारी खड़ी है, तो वह बस उसकी प्रेमिका को निहारता रहा। लड़की ने खामोशी से अपने आप को संभाला और कहने लगी कि आपने मुझे पाना चाहा और मैं आपकी दासी बनने के लिए आपके पास आ गई। मनोहर ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगा कि परियों की राजकुमारी तुम कौन हो और तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ कि यह किस्सा क्या है। दुल्हन कहने लगी, आपको इससे क्या मतलब? मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आई हूं और अब सारा जीवन आपकी ही बनकर रहूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। मनोहर ने कहा कि बेशक मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूं, मगर मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है। उस दुल्हन ने उस रात की सारी कहानी मनोहर को सुना दी। यह सब सुनते ही मनोहर ने कहा कि तुम मेरी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी हो और आज से तुम मेरी बहन हो। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मनोहर ने उसे अपनी बहन मान लिया और बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की। अब उस दुल्हन ने मनोहर से वापस जाने की आज्ञा मांगी। मनोहर ने कहा कि भाई बहनों को बड़ी ही शान से विदा करते हैं। उसने कुछ कीमती गहने और धन देकर अपनी बहन को विदा किया। साथ ही अपने नौकरों से कहा कि लड़की को उसके घर छोड़ दो। लड़की ने अकेले ही जाने की जिद की तो मनोहर कहने लगा कि इतनी कीमती जेवर और धन के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और किसी के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार मनोहर को हार माननी पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को विदा किया। मनोहर के घर से चलकर वह लुटेरों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के सामने पेश हुई। उसने सारे कीमती जेवर और कपड़े लुटेरों के सरदार के सामने रख दिए और कहा कि वह अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गई। अब आपकी जो मर्जी है वह करो। सरदार यह देखकर बड़ा हैरान था और सोच रहा था कि यह कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, इतनी सच्ची
सरदार कभी लड़की को देखता और कभी सामने पड़े हुए बेशकीमती सामान को। वह सरदार इस बारे में जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आखिर उसे उस पर रहम आ गया और लड़की से पूछने लगा कि तुम कौन हो और यह सब क्या माजरा है। दुल्हन ने कहा कि आप तो लुटेरे हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब कि मैं कौन हूं, आप अपनी दौलत लीजिए। सरदार ने कहा कि देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरी आत्मा को झंझोर दिया है, मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा। इसके बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी उस सरदार को सुना दी। सरदार बड़ी दिलचस्पी से उसकी कहानी सुनता रहा। जब लड़की ने अपनी बात खत्म की तो सरदार कहने लगा, मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं और मुझे गर्व होगा कि तुम मेरी बेटी बनोगी। उसके बाद वह लुटेरों का सरदार कहने लगा कि आप बेटियों को ऐसे विदा नहीं करते। दुल्हन ने कहा कि कल सुबह मेरे मायके वाले मुझे लेने आने वाले हैं। तब सरदार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देकर अपनी बेटी को विदा किया। साथ ही वह अपने आदमियों से कहने लगा कि मेरी बेटी को उसके घर छोड़ाओ। परंतु लड़की ने कहा कि मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही जाऊंगी। सरदार ने बेटी की सर पर हाथ फेरते हुए उसे विदा किया। वहां से चलकर दुल्हन अपने पति के पास पहुंची। राजू उसे देखकर भौचक्का रह गया। लड़की ने अपने पति को अपने अनोखे सफर की सारी कहानी सुना दी तो उसका पति ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने लगा। इधर उस न्यायाधीश की बेटी लता ने अपनी कहानी खत्म करते हुए तीनों दोस्तों से बारी बारी से पूछा कि बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान किसका है। सबसे पहले प्रताप ने जवाब दिया कि असली बलिदान तो उस सेठ के लड़के का था जिसने अपनी असली दोस्ती से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को दोस्त के पास भेज दिया। इसके बाद आनंद ने कहा कि असली बलिदान मनोहर ने दिया था जिसने उस लड़की को इतना प्रेम किया और जब पता चला कि वह उसके दोस्त की पत्नी है तो उसे अपनी बहन बना लिया। तभी विक्रम बोला, नहीं वे दोनों तो आपस में गहरे दोस्त थे। उन्होंने अगर एक दूसरे के लिए बलिदान दिया तो किसी पर कोई एहसान नहीं किया, यह उनका कर्तव्य था। असली बलिदान तो लिटोरों के सरदार ने दिया जो बुरे काम करने वाला, मगर जब असलियत का पता चला तो उसने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। यह एक बहुत बड़ा बलिदान है। न्यायाधीश की बेटी ने जब तीनों के जवाब सुने तो कहने लगी कि मोहरा विक्रम के पास है और वह मोहरा सबके सामने रख दी। इस पर विक्रम ने मोहरा निकालकर सबके सामने मेज पर रख दिया। तीनों दोस्त हैरान हुए और उन्होंने लता से पूछा कि तुमने किस तरह से इतनी आसानी से हमारा फैसला कर दिया कि मोहरा विक्रम के पास ही। उस न्यायाधीश की बेटी ने जवाब दिया कि यह तो बड़ी सीधी बात है। एक आदमी में जो आदतें होती हैं वह उस तरह की आदत वाले इंसान को पसंद करता है। विक्रम ने उन चोरों और लुटेरों के सरदार की तारीफ की तो मैं फौरन इसके मन के विचारों को समझ गई कि यह एक चोर के विचारों से हमदर्दी रखता है और यही असली अपराधी है। तीनों दोस्त उस अकलमंद लड़की के फैसले से बहुत खुश हुए। तीनों लड़कों की तारीफ करते हुए धन्यवाद देकर वहां से लौट गए। दोस्तों कहते हैं दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है बल्कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे।
कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितनी चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। दोस्तों, सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती है। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भी भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को देना वास्तव में बहुत पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं यह फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं यह बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वे अपनों से झगड़ते रहे, और जिनका कोई अपना नहीं वे अपनों को खोजते रहे। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवा। इसलिए पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाओ और अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें। यही साधन है। सब कुछ दिव्य है और सब कुछ भगवान है। दोस्तों, एक राज्य में एक धनवान सेठ रहा करता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। वह प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान की पूजा किया करता। वह बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। नगरवासी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उस सेठ की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपने पति की प्रत्येक बात मानती थी, कभी भी अपने पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी बात को लेकर सेठ और उसकी पत्नी के बीच में कोई कलेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती थी और उनके घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं पड़ती। वह सेठ अपने व्यापार में कई गुना मुनाफा और सफलता प्राप्त कर रहा था। उन दोनों पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आसपास के जितने भी लोग थे उनके इस प्रेम को देखकर उनकी प्रशंसा किया करते थे। कुछ लोग तो उनके प्रेम का उदाहरण देते थे, किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो मन ही मन उन दोनों से ईर्ष्या करने लगे। अब ईर्ष्या की वजह से कुछ स्त्रियां सेठ की पत्नी से बात तक नहीं करती। उस सेठ की पत्नी हर रोज संध्या के समय अपने घर के बाहर एक दीपक जलाकर रखती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थी और वह कहती थी कि तुम रोजाना संध्या काल के समय अपने घर के बाहर दीपक क्यों जलाती? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन सेठ की पत्नी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। सेठ भी कभी अपनी पत्नी को इन सब कार्यों को करने से नहीं रोकता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगी। उनके बीच प्रेम कम हो जाएगा और कलेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। दोस्तों, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं वहां दरिद्रता और गरीबी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि गरीबी और दरिद्रता आने के यही प्रमुख कारण होते हैं। लेकिन सेठ इन सब बातों को अच्छी तरह से जानता था कि उसके समृद्ध होने का कारण क्या है। इसलिए वह सेठ अपनी पत्नी से कभी झगड़ा नहीं करता था।
सेठ अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस सेठ के सामने दिखावा मात्र का ही प्रेम करती और अपने पति से नाराज हो जाती थी। लेकिन किसी न किसी तरह से वह सेठ अपनी पत्नी को मना लिया करता था। इस तरह से वह सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। नगर वालों को तो यही पता था कि सेठ और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम। धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की बात पूरे नगर में फैल जाती। अब उस नगर के सभी लोग उस सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे। जब नगर में कोई बात चलती तो सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा की जाती। नगर के लोग कहते कि प्रेम हो तो सेठ और उसकी पत्नी की तरह। एक दिन जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो उस नगर के राजा ने अपने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम उस सेठ के घर जाओ और उस सेठ और उसकी पत्नी को बड़े आदर सम्मान से राजमहल में बुला कर लाओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें उपहार देना चाहते हैं। हम उनके प्रेम को देखकर उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं। लेकिन याद रहे, उन्हें वहां कुछ भी मत बताना। इस प्रकार से राजा का आदेश पाकर वह सैनिक उस सेठ के घर पहुंच जाते और उसके घर का दरवाजा खटखटाते। कुछ देर के बाद सेठ दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक सैनिक खड़ा हुआ है। सैनिक को देखकर वह घबरा जाता है। फिर वह बहुत ही विनम्रता से कहता है कि हे सैनिक, आप आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वह सैनिक कहता है कि सेठ जी, हम आपको अपने साथ राज दरबार में ले जाने आए हैं। यह महाराज का आदेश है और उन्होंने यह भी कहा है कि आप महल में अपनी पत्नी के साथ आना। सैनिक की यह बात सुनकर सेठ बहुत डर गया, किंतु वह कर भी क्या सकता था। राजा की बात भला वह कैसे टाल सकता था। फिर वह सेठ जल्दी से तैयार हुआ और अपनी पत्नी को साथ लेकर के राजमहल की ओर सैनिक के साथ चल देता है। थोड़ी देर के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल में पहुंचकर सबसे पहले वह राजा को प्रणाम करता है। फिर राजा उस सेठ और उसकी पत्नी का बहुत ही अच्छी तरीके से आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें उपहार में बहुत सारा धन देते हैं। धन पाकर के वह सेठ और उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और सारा दिन राजमहल में व्यतीत करने के बाद शाम के समय राजा उन दोनों को विदा करता है। राजा से विदा लेकर सेठ और उसकी पत्नी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले आते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में ऐलान करता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घर में सेठ और उसकी पत्नी के बीच इस अटूट प्रेम के उपलक्ष्य में दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे तेल और बाती मिलकर संसार में प्रकाश फैलाते हैं, घर को रोशन करते हैं, उसी तरह जिन लोगों में प्रेम होता है उनके घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी का उस घर में आगमन होता है। दोस्तों, इस प्रकार से राजा की आज्ञा से उस नगर के सभी लोगों ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किया, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी देर में बुझ जाते। लेकिन उस सेठ के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घर में दीपक प्रज्वलित किए और किसका दीपक अभी भी जल रहा है। ऐसा मन में विचार करके राजा अपने महल की छत पर खड़ा हो जाता है और नगर की तरफ देखने लगता है। उसने देखा कि उस नगर में किसी के भी घर में कोई भी दीपक नहीं जल रहा था, लेकिन उस सेठ के घर में दीपक अभी भी जल रहा था। राजा उस सेठ के घर की तरफ देख ही रहा था। इतने में वहां पर उसकी रानी आ जाती है। तब राजा रानी से कहते हैं कि रानी, नगर की तरफ ध्यान से देखिए।
सेठ के घर को छोड़कर नगर के किसी अन्य घर में दीपक नहीं जल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वह सेठ और उसकी पत्नी के बीच कितना ज्यादा प्रेम। उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण यह दीपक ही है। और इसके साथ साथ वह सेठ कितनी अच्छी सोच और बुद्धिमानी से अपने घर को चलाता होगा। लेकिन रानी राजा की इस बात से सहमत नहीं होती। रानी राजा से कहती है कि महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हो सकता है उसकी पत्नी ही इस प्रेम को निभा रही है। रानी की यह बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रानी, तुम यह क्या कह रही हो? प्रेम तो दोनों तरफ से होता है, तभी तो वह सारा जीवन चलता है। इस बात को लेकर राजा और रानी में काफी देर तक बहस होती रही। राजा कहता रहा कि पुरुष ज्यादा समझदार होते हैं। इधर रानी कहती रही कि स्त्री ज्यादा समझदार होती है। इस प्रकार से दोनों के बीच में काफी देर तक वाद विवाद चलता रहा। अब राजा उस सेठ की प्रशंसा करते हुए रानी से कहते हैं कि देखो, सेठ के प्रेम की वजह से वह दीपक अभी तक प्रज्वलित हो रहा है। इसलिए उस घर में प्रेम है, लक्ष्मी का वास है। लेकिन रानी कहती है नहीं, सेठ की पत्नी से ही वह घर चल रहा है। सेठ की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान है, वही सब कुछ कर रही है। और यह बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। राजा रानी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी अचानक से राजा रानी से कहते हैं कि हम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस सेठ और उसकी पत्नी की परीक्षा लेकर देख लें, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का क्या कारण है। राजा की यह शर्त रानी मान लेती है और कहती है, महाराज ठीक है, मैं उस सेठ की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। राजा कहते हैं ठीक है रानी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकती है। आप सेठ की पत्नी की परीक्षा लेकर देख लो और मैं उस सेठ की परीक्षा ले लेता हूं। राजा रानी से कहते हैं कि रानी, अवश्य उस घर में सेठ की वजह से ही माता लक्ष्मी का वास है। तब रानी कहती है कि पहले आप उस सेठ की परीक्षा लेकर तो देखिए। अब राजा सैनिक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और उस सेठ के घर पर जाओ और उस सेठ से जाकर के कहना कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो, और यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो तुम्हारा विवाह राजा अपनी बेटी के साथ में करवा देंगे और तुम्हें इस राज्य का मंत्री नियुक्त कर देंगे। अब इधर राजा का आदेश पाकर वह सैनिक सेठ के घर पर पहुंचते हैं और सेठ के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उस दिन सेठ की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। घर पर केवल सेठ अकेला ही मौजूद था। सेठ ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि द्वार पर सैनिक खड़े हैं। सेठ ने जब सैनिकों को देखा तो पूछने लगा कि आप लोग यहां कैसे आए? तब सैनिकों ने सेठ से कहा कि सेठ जी, राजा साहब ने हमें आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि आप अपनी पत्नी को मार देंगे तो महाराज आपका विवाह अपनी बेटी से करवा देंगे और तुम्हें इस राज्य का मंत्री नियुक्त कर देंगे। अब सैनिक के मुख से राजा की यह बात सुनकर सेठ बहुत ही क्रोध में आ जाता है और कहता है कि खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो अच्छा नहीं होगा। जाओ और जाकर महाराज से कह देना कि मैं धन के लालच में अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं मार सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे मंत्री का पद नहीं चाहिए और मुझे राजकुमारी भी नहीं चाहिए। मेरे जीवित रहते हुए मुझे मेरी पत्नी से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूं। जाओ और महाराज से मेरा यह संदेश कह देना कि चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। दोस्तों, अब इधर सैनिक सेठ की सभी बातें सुनकर के वहां से वापस राजा के पास पहुंचता है और सेठ के द्वारा कही गई सारी बातें राजा को बता देता है। फिर राजा रानी की ओर देखते हुए कहते हैं कि रानी, सुन लिया ना आपने कि वह सेठ अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है।
उस सेठ के प्रेम की वजह से ही उस सेठ के घर में धन दौलत की समृद्धि हो रही। उस सेठ की वजह से ही उस घर में खुशियां हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी कहती है कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो आपने उस सेठ की परीक्षा ली, अब मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लूंगी। उसके बाद ही आप यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन अधिक प्रेम करता है। राजा ने रानी की यह बात मान ली। फिर वह रानी को सैनिकों को अपने पास बुलाती और उनसे कहती है कि नगर में रहने वाले उस सेठ की पत्नी से जाकर कहना कि राजा ने कहा है कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देती है तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उससे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। अब इधर रानी की आज्ञा पाकर सैनिक दोबारा से उस सेठ के घर की ओर चल देते। तभी रास्ते में उन सैनिकों को सेठ की पत्नी दिखाई देती है। उस समय वह सेठ की पत्नी को देखकर सैनिक उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुंदरी, महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। महाराज ने कहा है कि यदि आप अपने पति की हत्या कर देंगे तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखेंगे और तुम्हें संसार के सभी सुख भोगने को मिलेंगे। सैनिकों की यह बातें सुनकर सेठ की पत्नी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और वह मन ही मन में विचार करने लगी कि अगर महाराज मुझसे विवाह कर लेंगे तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी और इतने बड़े राज्य की रानी बन जाऊंगी। फिर सारे लोग मेरे सारे पर नाचेंगे। पति को मारना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात, मैं आज ही अपने पति को मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर सेठ की पत्नी सैनिकों से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। मैं महाराज का यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूं। सेठ की पत्नी की यह बात सुनकर सैनिक ने कहा कि तुम अपने पति को मार दोगी तो राजा साहब को कैसा पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। फिर सेठ की पत्नी उन सैनिकों से कहती है कि हे सैनिक, संध्या के समय में अपने घर के बाहर प्रतिदिन एक दीपक जलाकर रखती हूं। जिस दिन मैं अपने पति को मौत के घाट उतारूंगी उस दिन उस दीपक को बुझा दूंगी। दीपक बुझते ही महाराज को पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति के प्राण हर लिए। सेठ की पत्नी की बात सुनकर राजा के सैनिक राजमहल में वापस लौट जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं कि महाराज, सेठ की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है और उसने कहा है कि वह जिस दिन अपने पति को मौत के घाट उतारेगी उस दिन वह दीपक को बुझा देगी। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि उसने अपने पति को मार दिया है। जब रानी ने सैनिक के मुख से सेठ की पत्नी की बातें सुनी तो रानी को बहुत गुस्सा आ गया और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगी। फिर रानी राजा से कहती है कि महाराज, आप मेरे पति हैं, मैंने आपकी बातों पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर देना। मुझे नहीं पता था कि सेठ की पत्नी सेठ से झूठा प्रेम करती है। वह राज सुख पाने के चक्कर में इतनी जल्दी अपने सुहाग को भूल जाएगी। फिर राजा ने कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस सेठ की जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है। वह राज सुख भोगने के लालच में निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस सेठ के प्राण संकट में। फिर राजा सैनिकों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ, उस सेठ की पत्नी से कह देना कि वह सेठ को ना मारे। यही राजा का आदेश है। राजा का आदेश पाकर सैनिक भागते हुए सेठ के घर पहुंचते हैं। जब वह सैनिक सेठ के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेठ की पत्नी के हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और उसके सामने उसके पति की लाश पड़ी थी। उस सेठ की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया था। यह दृश्य देखकर सभी सैनिक आश्चर्यचकित और वे सेठ की पत्नी को
डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम अपने पति को रात के समय मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने तो सेठ को दिन में ही मार डाला। यह तुमने क्या किया? राजा के सैनिकों की बात सुनकर सेठ की पत्नी कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं दिन में मारूं या रात में? मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं तो इसे पहले ही मार देना चाहती थी, परंतु मुझे उचित मौका नहीं मिल पाया और आज मुझे मौका मिला तो मैंने दिन में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मैंने सोचा कि शाम होने पर मैं दीपक बुझा दूंगी। आगे सेठ की पत्नी कहती है कि हे सैनिक, क्या अब मैं महाराज मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने कहा कि यह तो सब महाराज ही बताएंगे कि तुम्हें रानी बनाएंगे या नहीं। अब इधर सेठ की पत्नी सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंचती है। फिर सैनिक राजा को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस पापिन स्त्री को बंदी बना लो और इसे बंदी बनाकर कारागाह में डाल दो। इसने धन के लालच में अपने निर्दोष पति की हत्या की है। राजा रानी से कहते हैं कि आज तुम्हारे कारण उस निर्दोष सेठ की जान चली गई। अगर मुझसे बहस ना करती तो शायद आज वह सेठ जीवित होता। इस हत्या की जिम्मेदार तुम भी हो। राजा की यह बात सुनकर रानी बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर देना। उस दिन से रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लग जाती और रानी कहती है कि स्वामी, ऐसी स्त्रियों की वजह से संसार की अन्य स्त्रियों पर उंगली उठती और ऐसी दुष्ट स्त्रियों की वजह से बेचारी सीधी सादी स्त्रियों को अत्याचार सहन करना पड़ता है। यह सोचकर रानी बहुत ही दुखी हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।